नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे छात्रों एक नए सेशन के साथ जिसका नाम है मैकैविटी द मिस्ट्री कैट। बेसिकली ये कैट के बारे में बात हुई है। यहाँ पर इस पोएम में एक कैट के बारे में बात हुई है, एक जिंजर कैट के बारे में बात हुई है जो ढेर सारे क्राइम्स करता है लेकिन कभी किसी की पकड़ में नहीं आता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी खास बातें हैं जो यहाँ पर एक बिल्ली के बारे में बताई गई है और वो सारी की सारी बातें आज हम जानेंगे इस पोएम में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस पोएम का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। तो हो जाइए तैयार और अब शुरू करते हैं। एक बात मैं आपको और भी बता दूं कि पोएट के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इन्फॉर्मेशन हम एक्सेस करेंगे पोएम के एक्सप्लेनेशन के बाद। तो बने रहिए अंत तक और शुरुआत करते हैं। मैकैविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकैविटी के बाद अपॉस्ट्रोफी एस जो लगा हुआ है ये मैकैविटी इज है जो अभी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया है। कभी कभी वर्ब को सब्जेक्ट के साथ मिलाकर ही रख दिया जाता है, वो इज भी हो सकता है हैज भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैकैविटी इज होगा इसका मीनिंग। मैकैविटी इज अ मिस्ट्री कैट। मैकैविटी ये एक रहस्यमयी बिल्ली है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन फॉर। ही बता रहे हैं कि ये बिल्ली नहीं, ये तो वैसे बहुत बड़ा बिल्ला है, बिल्ला। मैकैविटी इज़ अ मिस्ट्री कैट। मैकैविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है, बिल्ली नहीं बिल्ला है। ही इज़ कॉल्ड द हिडन फॉर, वो एक हिडन पॉ भी कहलाता है। हिडन पॉ दैट मीन्स कि जो हमेशा लोगों की नज़रों से छुपा हुआ रहता है, लोगों की नज़रों में वो नहीं आता है। फॉर क्योंकि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डिफाई द लॉ। फॉर क्योंकि ही इज़ द मास्टर क्रिमिनल, क्योंकि वो मास्टर क्रिमिनल है, क्राइम करने में वो मास्टर माइंड है। हु कैन डिफाई, डिफाई मतलब होता है चुनौती दे देना। हु कैन डिफाई जो चुनौती दे सकता है द लॉ, कानून को, जो कानून को चुनौती दे सकता है वो वैसा मास्टर माइंड क्रिमिनल है। नेक्स्ट, ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड लंदन पुलिस का हेड क्वार्टर है और बैफलमेंट का मतलब होता है उलझन, कन्फ्यूज़न। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड के लिए वो बैफलमेंट है, वो उलझन है, वो परेशानी का विषय है। द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर। और फ्लाइंग स्क्वाड पुलिस का वो दल, पुलिस की वो टीम जो क्विक रिस्पांस के लिए जानी जाती है, जो क्राइम जहाँ पर हुआ उस जगह पर तुरंत ही पहुँच जाती है, वो है फ्लाइंग स्क्वाड। और ये फ्लाइंग स्क्वाड के लिए भी डिस्पेयर है, निराशा है। दैट मीन्स कि वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए तो कन्फ्यूजन की बात है ही, परेशानी का विषय है ही, और साथ ही साथ पुलिस की वो टीम जो घटनास्थल पर तुरंत पहुँच सकती है, उनके हाथ भी निराशा ही लगती है। फॉर व्हेन दे रिच द सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि जब वे क्राइम के सीन पर पहुंचते हैं, जिस जगह पर कोई घटना हुई, जहां पर कोई क्राइम हुआ, जब वे उस जगह पर पहुंचते हैं, मैकैविटी इज़ नॉट देयर। मैकैविटी वहां पर नहीं मिलता है इन लोगों को। कहने की बात हो रही है कि मैकैविटी ये एक मिस्टीरियस कैट है जो हिडन पॉ भी कहलाता है, क्योंकि वो एक मास्टर क्रिमिनल है जो सभी कानूनों को, सभी नियम को, सभी लॉ को वो चुनौती दे सकता है। वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए जो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है उसके लिए बैफलमेंट है, और फ्लाइंग स्क्वाड जो क्विक रिस्पांस करती है, जो तुरंत ही घटनास्थल पर पहुंच जाती है, उसके हाथ भी निराशा ही लगती है, वो भी इसको पकड़ नहीं पाता है, क्योंकि जब तक फ्लाइंग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचती है तब तक मैकैविटी वहाँ से भाग चुका होता है। नेक्स्ट, मैकैविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकैविटी के जैसा कोई भी नहीं है। ही हैज़, यहाँ पर देखिए ये जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, यहाँ पर अब ही इज नहीं बल्कि ही हैज़ होगा, और ये हमें मीनिंग के अनुसार देखना होता है कि कहाँ पर इज होगा, कहाँ पर हैज़ होगा। जैसे कि यहाँ पर ब्रोकन ये थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर ये ही हैज़ होगा। ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ। उसने मनुष्य के बनाए सभी नियमों को तोड़ दिया है। दैट मीन्स कि मनुष्य ने जो लॉ बनाए हैं, जो भी नियम बनाए हैं, क्राइम नहीं करना है, लोगों से कैसे क्या व्यवहार करना है, क्या करना है क्या नहीं, जितने भी डूज एंड डोंट्स होते हैं
उससे इसको कोई लेना देना नहीं है, इसने सभी नियमों को तोड़ दिया है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। और मनुष्य की तो बात छोड़ो, उसने तो ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया, उसने नेचर के लॉ को तोड़ दिया है। ग्रेविटी का लॉ सभी चीज़ को ऊपर से नीचे की तरफ खींचता है, लेकिन मैकेविटी ने ग्रेविटी के लॉ को भी तोड़ दिया है। कैसे, आगे देखते हैं। His powers of levitation would make फकीर स्टेयर। His powers of levitation, levitation बेसिकली ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी में यूज किया जाने वाला वर्ड है, जिसका मतलब होता है मैजिकल पावर्स के थ्रू अपने बॉडी को हवा में ऊपर की तरफ उठाना। और यहाँ पर इसको कंपेयर करके दिखाया जा रहा है फ़कीर के साथ। अब देखिए बात क्या हो रही है। हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन, उसके पास जो लेविटेट करने की पावर है, लेविटेशन का जो पावर है, हवा में ऊपर की तरफ उठने का, दैट मीन्स कहने की सीधी बात हो रही है, जब वो हवा में ऊपर की तरफ छलांग लगाता है तो वो पावर के बारे में बात रही। वुड मेक अ फकीर स्टेयर, वो इस तरीके से छलांग लगाता है कि वो ग्रेविटी के नियम को तो तोड़ ही देता है। ग्रेविटी का नियम कहता है कि ऊपर से सभी चीज़ें नीचे आएंगी, लेकिन इसके पास जो लेविटेट करने का पावर है, वो पावर देख के कोई फ़कीर, दैट मीन्स कि जिसके पास फ़कीर होते हैं कोई भी होली पर्सन, कोई साधु संत महात्मा जिसके पास मैजिकल पावर्स होती हैं और अपने मैजिकल पावर्स के थ्रू वो अपनी बॉडी को ऊपर उठा सकते हैं, तो वो फ़कीर भी इसको देखकर, मैकेविटी के पास जो लेविटेशन का पावर है, लेविटेट करने का जो पावर है, जो हवा में ऊपर की तरफ उठने का पावर है, इसको देख एक फ़कीर भी स्टेयर करने लग जाता है। दैट मीन्स उसको घूर कर देखने लग जाता है। ओ तेरी, ये मैकेविटी था, बिना किसी मैजिकल पावर के ये लेविटेट कैसे कर सकता है। एक फ़कीर का भी दिमाग चकरा जाए ये सोचकर, ये जानकर कि मैकेविटी लेविटेट कर सकता है, दैट मीन्स कि हवा में ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। और हवा में ऊपर उठने की बात यहाँ पर सीधी सी हो रही है कि वो जंप इस तरीके से करते हैं कि लगता है जैसे वो हवा में ऊपर की तरफ उठ रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। और जब आप क्राइम के सीन पर पहुँचेंगे, घटना स्थल पर पहुँचेंगे जहाँ पर कहीं कोई क्राइम हुई है, तो मैकेविटी वहाँ नहीं होता है, मैकेविटी वहाँ नहीं मिलता है। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट। सीक मतलब होता है ढूंढना, तलाश करना, खोजना। यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, और बेसमेंट होता है अंडरग्राउंड रूम। तो यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट में तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यू मे लुक अप इन द एयर, लुकअप का भी मतलब होता है ढूंढना। यू मे लुक अप इन द एयर, आप उससे हवा में ढूंढ सकते हैं। हवा में क्यों? क्योंकि जब वो लेविटेट करता है, छलांग मारता है, तो हवा में ऊपर की तरफ जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आप उसे बेसमेंट में ढूंढ सकते हैं, आप उसे हवा में ऊपर की तरफ ढूंढ सकते हैं। बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, मैकेविटी इज़ नॉट देयर। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि मैकेविटी आपको वहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है। दैट मीन्स कि मैकेविटी आपको ना तो बेसमेंट में मिलेगा, ना तो आपको अंडरग्राउंड रूम में मिलेगा, और ना ही वो आपको हवा में मिलने वाला है, कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। मैकेविटी इज़ ए जिंजर कैट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। वो बहुत ही लंबा और पतला सा होता है। जिंजर कैट बेसिकली ये कैट की एक प्रजाति है जो लंबा और पतला सा होता है। तो मैकेविटी इज़ अ जिंजर कैट, मैकेविटी एक जिंजर कैट है, वो बहुत ही लंबा और पतला है। नेक्स्ट, यू वुड नो हिम इफ़ यू सॉ हिम। यू वुड नो हिम, आप उसे पहचान जाएंगे। इफ़ यू सॉ हिम, यदि आपने उसे देख लिया तो आप उसे पहचान जाएंगे। फॉर हिज आइज़ आर शंकन इन, क्योंकि उसकी आँखें धसी हुई हैं, उसकी आँखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विथ थॉट। हिज ब्रो दैट मीन्स आईब्रो, या ये कह सकते हैं कि ललाट जो वाला जो हिस्सा होता है। हिज ब्रो इज़ डीपली लाइंड विद थॉट्स। लाइन मतलब होता है कि लकीरें पड़ जाना, विद थॉट मतलब सोच विचार। कहने की बात ये हो रही है कि मैकेविटी तो हमेशा क्राइम करते रहता है,
तो हमेशा ही सोचते रहता है कि अब क्राइम करना कहाँ है, कहाँ पर अब डाका डालना है, कहाँ से लूटपाट मचाना है, कहाँ पर चोरी करना है। इस सोच विचार के कारण उसकी भौहें वो उस पर लाइन पड़ जाती हैं, या उसके मस्तिष्क पर लाइन टाइप का आ जाता है, लाइन जैसा एक लगता है, जैसे कोई लाइन पड़ गया हो, कोई लकीरें बन गई हो। हिज हेड इज़ हाईली डोम्ड। हिज हेड, उसका जो सिर होता है, उसका जो सिर है वो हाईली डोम्ड है। दैट मीन्स कि बहुत अधिक दिखने में आपको लगेगा गुंबद के जैसा। एक गुंबद, डोम मतलब होते हैं गुंबद, और हाईली डोम्ड का मतलब हुआ कि उसका जो सिर है ना, वो आपको देख कर लगेगा कि जैसे वो एक गुंबद ही है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। और उसके जो कोट हैं, कोट दैट मीन्स कि उसका जो आउटर स्किन है, जो हेयर्स है, क्योंकि वो तो कोई कपड़े पहनता नहीं है, तो कोट की बात यहाँ पर हो रही है कि जो उसका हेयर है, जो उसके बॉडी पर जो हेयर है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट। और नज़रअंदाज कर देने के कारण, नेगलेक्ट मतलब नज़रअंदाज करना, और नज़रअंदाज कर देने के कारण उसका जो कोट है वो गंदा हो गया है। दैट मीन्स कि मैकेविटी क्राइम करने में इतना बिजी रहते हैं कि वो अपने आप का भी ख्याल नहीं रख पाता है, वो अपने बॉडी पर कोई ध्यान नहीं दे पाता है, जिस कारण से वो बहुत ही गंदा रहता है। हिज विस्कस आर अनकॉम्ड। विस्कस दैट मीन्स कि ये फेशियल हेयर, आपने देखा होगा बिल्ली के जो मूछ टाइप के जो बाल होते हैं, जो माउथ के दोनों साइड जो लंबे लंबे बाल होते हैं, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो बाल हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सारे बाल, तो ये सब कहलाते हैं विस्कस। और मैकेविटी के ये विस्कस ये भी अनकॉम्ड है। दैट मीन्स कि ये भी जैसे तैसे है, ये भी सिमेट्रिकल नहीं, ये भी एक जैसे शेप में बने हुए नहीं हैं। तो बताया जा रहा है कि आप उसे जैसे ही देखेंगे आप उसे पहचान जाएंगे, क्योंकि उसकी आंखें धसी हुई हैं और उसके चेहरे पर, उसके फेस पर लकीरें पड़ी हुई हैं, क्योंकि वो हमेशा सोच विचार करता रहता है। साथ ही उसका जो सिर है वो बहुत अधिक गुंबद के जैसा दिखता है, और नेगलेक्ट कर देने के कारण, अपने बॉडी पर ध्यान देने के कारण, नहीं देने के कारण वो पूरी तरह से गंदा रहता है। और साथ ही साथ उसके जो विस्कस होते हैं, जो उसकी मूछें होती है, वो अनकॉम्ड हैं, वो एक जैसे शेप में नहीं है, वो भी जैसे जैसे बिखरी पड़ी है। नेक्स्ट है ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। स्वे मतलब होता है मूव करना या लहराना। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, वो अपने हेड को, अपने सिर को मूव करते हैं फ्रॉम साइड टू साइड, एक तरफ से दूसरी तरफ वो अपने सिर को हिलाता है। विद मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, एक स्नेक के जैसे, एक स्नेक की तरह, जिस तरह स्नेक घूमते घूमते जाता है, जब स्नेक चलता है आपने देखा होगा उसकी जो मूवमेंट होती है लेफ़्ट राइट करते हुए, सेम वैसे ही लेफ़्ट राइट मैकेविटी भी अपने सिर को हिलाते हुए आगे बढ़ता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब आपको लगेगा कि मैकेविटी लगता है आधा आधा नींद में सोया हुआ है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तो भूल भी मत करना करीब जाने की, क्योंकि वो पूरी तरह से चौकन्ना है। वाइड अवेक, पूरी तरह से चौकन्ना। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ एस्लीप, और जब आपको लगेगा कि मैकेविटी तो लगता है आधी आधी नींद में सोया हुआ है, तो बिल्कुल भी भूल ना करें, वो हमेशा ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा पूरी तरह से चौकन्ना रहता है। मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी के जैसा कोई भी नहीं है। फॉर ही इज़ अ फिंड इन feline shape, a monster of depravity. For he is a fiend in feline shape. fiend मतलब होता है पिशाच, या आप यूँ कह सकते हैं शैतान, एक बुरी आत्मा। इन feline shape, feline मतलब होता है कैट लाइक से, बिल्ली की प्रजाति को feline भी कहते हैं। तो for he is a fiend in feline shape, बिल्ली के आकार में, feline shape में, बिल्ली के आकार में वो एक शैतान है, वो एक पिशाच है। कौन? मैकेविटी। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, मॉन्स्टर मतलब होता है राक्षस, दानव, दैत्य, ऑफ डिप्राविटी, और डिप्राविटी मतलब होता है जो मोरली करप्ट हो, भ्रष्ट, जिसको आप कहते हैं ना भ्रष्टाचार, इस सेंस में यूज किया जाता है डिप्राविटी को। तो वो बिल्ली की शेप में एक फिंड है, एक पिशाच है, एक शैतान है,
और वो डिप्रेविटी है, डिप्रेविटी का मॉन्स्टर, दैट मीन्स कि भ्रष्टता का वो एक राक्षस है, यानी बहुत भ्रष्ट है, बहुत भ्रष्ट है, कोई कमी नहीं। भ्रष्टाचार के मामले में वो तो किसी नेता को भी पीछे छोड़ देगा, वो इतना ज़्यादा भ्रष्ट है। और आइए आगे देखते हैं फिर क्या है। यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, यू मे मीट हिम इन अ बाय स्ट्रीट, आप उसे किसी गली में मिल सकते हैं। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे किसी आंगन में देख सकते हैं, किसी चौराहे पर देख सकते हैं। स्क्वायर का मतलब आंगन भी होता है और स्क्वायर का मतलब चौराहा भी होता है। तो आप उसे किसी गली में मिल सकते हैं, आप उसे किसी आंगन में देख सकते हैं, आप उसे किसी चौराहे पर देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम इज़ डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर, लेकिन जब क्राइम कहीं पर घटित हो गया, जब कहीं पर कोई घटना घट गई, जब कहीं पर कोई क्राइम हो गया, तब आपको मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। वैसे तो आप उसे किसी गली में देख सकते हैं, किसी आंगन में देख सकते हैं, कहीं चौराहे पर देख सकते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर क्राइम हो गया तो एकदम निश्चित रहिए कि मैकेविटी आपको वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। हिज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल, देख कर लगेगा जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल है, बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। दे से ही चिट्स एट कार्ड्स, और वे कहते हैं, वे कौन, यहाँ पर जो स्कॉटलैंड यार्ड है, जो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है, वे और फ्लाइंग स्क्वाड वाले, ये सब क्या कहते हैं कि ही चिट्स एट कार्ड्स, वे ताश के पत्तों की तरह ठगता भी है, धोखा भी देता है। ताश के पत्तों की तरह जैसे सब एक जैसा होता है, लेकिन वो लोगों को, अच्छे को धोखा दे जाता है। सेम वैसे ही दिखने में तो मैकेविटी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेबल होता है, लेकिन वो अक्सर लोगों को धोखा दे जाता है। एंड हिज फुटप्रिंट्स आर नॉट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, एंड हिज फुटप्रिंट्स, और उसके पैरों के निशान आर नॉट फाउंड, बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स, स्कॉटलैंड यार्ड की किसी भी फाइल में। जो भी क्रिमिनल्स होते हैं उन सभी क्रिमिनल्स का एक अलग अलग फाइल बना होता है। जब कभी कोई केस होता है तो केस पर एक फ़ाइल बन जाता है क्रिमिनल के नाम का, लेकिन मैकेविटी के नाम का जो भी फाइल है उस फाइल में उसका कहीं पर भी कोई फुटप्रिंट नहीं है, उसके कोई पैरों के निशान नहीं है। एंड व्हेन द लार्डर इज़ लूटेड, लार्डर मतलब होता है कि जहाँ पर भोजन वगैरह का रखा जाता है, आप रसोई घर कह लीजिए या रसोई भंडार कह लीजिए। एंड व्हेन द लार्डर इज़ लूटेड, और जब रसोई भंडार को लूटा जाता है, और द ज्वेल केस इज़ रैफल्ड। देखिए, रैफल का मीनिंग होता है किसी चीज़ को तलाशी करना, बेसिकली। अब तलाशी तब करना जब कहीं से कुछ चोरी करना हो। अब मैकेविटी को करना क्या है, ये तो खाने पीने वाली चीज़ों को चोरी करेगा, क्योंकि बिल्ला है भाई, बिल्ला ये कहेगा कहीं से कोई चूहा मिल जाए, कहीं मिल्क मिल जाए, कहीं और कुछ मिल जाए, ये सब चीज़ को ढूंढता है चोरी करने के मकसद से। और चोरी करने के मकसद से अगर किसी चीज़ को ढूंढा जाए तो उसको कहते हैं रैफल। एंड व्हेन द लार्डर इज़ लूटेड, और जब लार्डर दैट मीन्स कि भोजन, रसोई भंडार को लूट लिया जाता है, या फिर ज्वेल केस इज रैफल्ड, या फिर जब ज्वेल केस की तलाशी ली जाती है। और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, या फिर जब मिल्क मिस कर रहा होता है, मिल्क मिल नहीं हो रहा होता है, दूध कहीं नहीं मिल रहा होता है, आपने कहीं पर रख दिया और पता चला वहाँ पर दूध है ही नहीं। और अनदर पीक हैज़ बीन स्टिफल्ड, पीक ये एक प्रकार का कुत्ता होता है, हैज़ बीन स्टिफल्ड, और स्टिफल्ड मतलब होता है दम घोट देना। और अनदर पीक हैज़ बीन स्टिफल्ड, जब किसी पीक का, जब किसी कुत्ते का दम घोट दिया जाता है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज़ ब्रोकन, या जब कभी ग्रीन हाउस ग्रीन हाउस आप जान रहे हैं, जिस ग्रीन हाउस को आप समझ रहे हैं वही ग्रीन हाउस की बात हो रही है। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जब ग्रीन हाउस ग्लास को, कांच को तोड़ दिया जाता है या टूट जाता है। एंड द ट्रेलिस फास्ट रिपेयर, ट्रेलिस दैट मीन्स आप घर में जो कुछ भी सब्जियों के जो पौधे लगाते हैं, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं, उसमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो दीवार के सहारे या लकड़ी के सहारे ऊपर बढ़ते हैं, उसको लताएँ भी कहते हैं। तो वो उसको ऊपर चढ़ने के लिए जो कुछ भी लकड़ी से जो फ्रेमवर्क बनाया जाता है उसी को कहते हैं ट्रेलिस।
तो जब वो ट्रेलिस भी टूटा हुआ मिलता है, जब ग्रीन हाउस ग्लास टूटा हुआ मिलता है, जब वो ट्रेलिस लकड़ी का जो फ्रेमवर्क जिस पर कि लत वगैरह को ऊपर चढ़ाया जाता है, जब वो कहीं हमें टूटा मिलता हुआ है, देयर इज़ वंडर ऑफ द थिंग, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात होती है। देयर इज़ वंडर ऑफ द थिंग, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, कि मैकेविटी वहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है। देखिए कौन कौन सी बात हुई है। एंड व्हेन द लॉर्डर इज़ लूटेड, जब रसोई भंडार को लूट लिया जाता है, और द ज्वेल केस इज़ रेफर्ड, और जब ज्वेल केस, ज्वेलरी वाला केस जिसमें कि गहनों को रखा जाता है, जब ज्वेल केस की तलाशी ली जाती है, या फिर दूध कहीं पर रखा हुआ मिल नहीं रहा होता है, या फिर किसी कुत्ते का दम घोट दिया जाता है, या फिर ग्रीन हाउस ग्लास टूटा हुआ मिलता है, या फिर ट्रेलिस वो भी रिपेयर आपने कर दिया और इसके बाद फिर देखा कि फिर टूट गया है, तो एक बात निश्चिंत रहिए कि ये सब किया धड़ा है मैकेविटी का ही। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि मैकेविटी आपको वहाँ पर भी नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं। एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटी हैज़ गॉन एस्ट्रे, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस, अरे भाई ये क्या बात हो गई कि फॉरेन ऑफिस, अरे घर में वो कानून तोड़े तो तोड़े, वो फॉरेन ऑफिस दैट मीन्स कि दो देशों के बीच जो संधि होती है उसको कहते हैं ट्रीटी। दो देशों के बीच की संधि भी तोड़ दी जाती है। दो देशों के बीच क्या संधि होती है, ढेरों सारी संधि होती है, उसमें से कुछ होती हैं जैसे अगर एक देश से किसी दूसरे देश में जाना है तो पहले पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, लेकिन मैकेविटी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो बिना किसी पासपोर्ट वीज़ा के दूसरे कंट्री में भी चला जाता है। तो व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड, जब फॉरेन ऑफिस, जब किसी विदेशी ऑफिस में ये पता चलता है कि ट्रीटी हैज़ गॉन एस्ट्रे, कि कोई संधि टूट गई है, जो संधि हुई थी दो देशों के बीच वो संधि रद्द हो गई है, और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग्स बाय द वे। एडमिरल्टी होता है नौसेना विभाग, दैट मीन्स कि नेवी आप जिसको कहते हैं, और द एडमिरल्टी लूज सम प्लान्स, जब एडमिरल्टी ये कुछ प्लान्स को खो देते हैं, जब उनको कोई प्लान्स मिल नहीं रहा होता है, एंड ड्राइंग्स बाय द वे, ड्राइंग्स होता है लाइनें खींचकर कुछ प्लान वगैरह तैयार करना, तो उनको ना तो कोई अपना प्लान मिल रहा होता है ना ही उनको ड्राइंग्स मिल रहा होता है। तो इस केस में फिर आगे क्या होता है, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर। तो एक बात निश्चिंत रहिए कि आपको कहीं पर हॉल में या कहीं सीढ़ियों पर, ऑन द स्टेयर सीढ़ियों पर, इन द हॉल कहीं पर हॉल में, देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर, पेपर का टुकड़ा आपको मिल सकता है। यानी कि मैकेविटी ने एडमिरल्टी को भी परेशान करके रखा है। वो जो प्लान्स बनाते हैं, मान लीजिए उन्होंने प्लान बनाया मैकेविटी को पकड़ने का, उन्होंने कुछ ड्राइंग्स तैयार करके रखा कि कैसे मैकेविटी को घेरना है, कैसे पकड़ना है, लेकिन मैकेविटी ने तो उस सारे के सारे प्लान को ही चौपट कर दिया। जिस पेपर पर उन्होंने ड्राइंग्स बना के रखा था वो ड्राइंग्स ही गायब कर दिया, और इसके बाद उनको कहीं पर वो ड्राइंग्स मिलता है, कहीं सीढ़ियों पर किसी हॉल में टुकड़ा टुकड़ा क्या हुआ। अरे भाई ये क्या, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, मैकेविटी इज़ नॉट देयर, बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन कोनो फायदा नहीं है इन्वेस्टिगेट करने से, जांच पड़ताल करने का कोनो फायदा नहीं है, काहे से कि मैकेविटी वहाँ पर नहीं मिलने वाला है। भैया कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा, एकदम शैतान है, एकदम होशियार चोर है वो। एंड व्हेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड, और जब नुकसान का पता चलता है, जब पता चलता है कि कोई नुकसान हो गया है, द सीक्रेट सर्विस से, सीक्रेट सर्विस गुप्तचर विभाग, द सीक्रेट सर्विस से इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, तो गुप्तचर विभाग कहता है अगर कहीं पर कोई नुकसान हो गया और पता लगता है कि अच्छे ये नुकसान यहाँ पर हमें इस चीज़ का हो गया, कहीं पर कुछ खराबी आ गई, तो गुप्तचर विभाग कहता है कि ये पक्का मैकेविटी का काम है, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी, इसमें पक्का मैकेविटी का हाथ है। बट ही इज़ अ माइल अवे, लेकिन वो उनकी पहुँच से मीलों दूर होता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और लीकिंग ऑफ हिज थंब, यू विल बी श्योर, आप निश्चित तौर पर उससे मिलेंगे, फाइंड हिम रेस्टिंग, आराम करते हुए, आप निश्चित तौर पर उसको कहीं पर देखेंगे कि वो आराम कर रहा है, और लीकिंग ऑफ हिज थंब, या फिर
लिकिंग ऑफ हिज थंब, दैट मीन्स कि होता है कि आकलन करना। अगर कोई क्राइम वगैरह किया, जैसे कि मैकेविटी ढेर सारे क्राइम्स करते रहता है, तो ये आकलन करता है कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई, कुछ और भी अच्छा कर सकते थे, कुछ और भी लूटपाट मचा सकते थे। तो इन चीज़ों को आकलन करना, ये चीज़ कहलाता है लिकिंग ऑफ हिज थंब। तो ये बात के लिए निश्चिंत रहिए कि आप उसे कहीं पर भी आराम करते हुए देख लेंगे, या फिर कहीं वो उसने जो कुछ भी काम किया उस काम का आकलन करते हुए देख लेंगे कि उसने कितना सही किया कितना गलत किया, वो अपने आप में सोच रहा होगा। और इंगेज्ड या फिर व्यस्त इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर आप उससे व्यस्त पाएंगे कुछ कैलकुलेशंस करते हुए। कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, दैट मीन्स कि आप कैलकुलेशन इसको मानकर चलिए। और इंगेज्ड इन डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम्स, या फिर वो किसी कैलकुलेशंस करने, वो कुछ कैलकुलेशंस करने में व्यस्त होगा। और आगे आइए देखते हैं। मैकेविटी मैकेविटी देयर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी। मैकेविटी 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 जैसा कोई भी नहीं है। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुएविटी। देयर नेवर वॉज अ कैट, कभी ऐसी बिल्ली नहीं थी, ऑफ सच डिसीटफुलनेस, इतनी धूर्तता की, डिसीटफुलनेस धूर्तता, कपट, इतनी धूर्तता की, इतनी कपटी बिल्ली कभी नहीं थी। एंड सुएविटी, और सुएविटी जो देख कर लगे ना ना ये तो बहुत अच्छा है, ये अभी ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता, ये धूर्तता करेगा, ये कपट का काम करेगा, धोखे का काम करेगा, लूटपाट करेगा, बिल्कुल भी नहीं। देख कर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, इसे कहते हैं सुएविटी। तो देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि वो डिसीट है, वो धोखेबाज है, वो कपटी है। ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी। एलिबी मतलब होता है जब कोर्ट में कोई क्रिमिनल ये कहता है, ये बहाना बनाता है कि जब क्राइम हुआ तो उस वक्त तो मैं वहाँ था ही नहीं, तो इसी बहाने को कहते हैं, इसी एक्सक्यूज़ को कहते हैं एलिबी। तो ही ऑलवेज हैज़ एन एलिबी, हमेशा उसके पास एक बहाना होता है। एंड वन और टू टू स्पेयर, स्पेयर दैट मीन्स एक्स्ट्रा, एंड वन और टू टू स्पेयर, और एक दो तो और भी उसके पास कुछ एक्स्ट्रा बहाने भी होते हैं। हमेशा उसके पास बचने का कोई न कोई बहाना होता है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ एक दो और भी बहाने होते हैं। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस, कि जिस किसी भी समय घटना घटी, द डीड टुक प्लेस, घटना घटी। मैकेविटी वॉजंट देयर, मैकेविटी तो वहाँ पर था ही नहीं, उसके पास एक बहाना होता है, और एक के साथ साथ एक्स्ट्रा और भी एक दो बहाने होते हैं। वो बहाना क्या होता है कि जब कोई घटना घटी तो मैकेविटी उस वक्त वहाँ पर था ही नहीं। एंड दे से दैट ऑल द कैट्स हुज विक्ड डीड्स आर वाइडली नन। एंड दे से, और वे कहते हैं, दैट कि ऑल द कैट्स, वे सभी बिल्लियाँ, हुज विक्ड डीड्स, जिसके गलत काम, जिसके गलत कार्य, आर वाइडली नन, जो पूरी तरह से लोग जानते हैं कि ये बिल्ली है, वो गलत काम करता है, ये लूटपाट करता है। आई माइट मैंसन मंगूजेरी, आई माइट मैंसन ग्रिडलबॉन। यहाँ पर बिल्ली की और भी दो प्रजाति के बारे में बात हुई है, मंगूजेरी और ग्रिडलबॉन। बाकी मैकेविटी ये तो एक जिंजर कैट है ही। तो आई माइट मैंसन मंगूजेरी, आई माइट मैंसन ग्रिडलबॉन। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो, मैं मंगूजेरी के बारे में भी चर्चा कर सकता हूँ, यहाँ पर जिक्र कर सकता हूँ, और मैं ग्रिडलबॉन के बारे में भी जिक्र कर सकता हूँ कि ये कुछ बिल्लियाँ हैं जो क्राइम करते रहता है, और इन बिल्लियों का क्राइम जो है लोगों को पूरी तरह से पता है कि ये सब बहुत सारा क्राइम करता है। आर नथिंग मोर देन एजेंट्स फॉर द cat who all the time just controls their operations, the Napoleon of crime। तो ये जो मंगूजेरी और ग्रिडलबॉन है ना, ये एक एजेंट के अलावे और कुछ भी नहीं, आर नथिंग मोर देन एजेंट्स, एक एजेंट से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। फॉर द कैट, उस कैट के लिए, हु ऑल द टाइम, जो हमेशा जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशंस, उनके ऑपरेशंस को, जहाँ पर भी कहीं पर कोई क्राइम होना है उस क्राइम को कंट्रोल करने वाला कौन है? उस क्राइम को कंट्रोल करने वाला है मैकेविटी। और मंगूजेरी और ग्रिडलबॉन जो है ये तो बस मैकेविटी का एक एजेंट है, ये सिर्फ क्राइम करता है, लेकिन मास्टरमाइंड कौन है? तो वो मैकेविटी ही है।
द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन ऑफ क्राइम बड़ी ही शानदार यहाँ पर कंपेयर किया हुआ है, तरह से कंपैरिजन किया हुआ है कि क्राइम के मामले में वो नेपोलियन है। और नेपोलियन कौन था? जो लड़ाई में कभी हारा नहीं था। तो नेपोलियन ये क्राइम करने का है, मैकेवेटी ये क्राइम करने के मामले में नेपोलियन है, ये कभी भी हारा नहीं है। और इसी के साथ आपका ये पोएम का एक्सप्लेनेशन समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब ज़रा चलिए पोएट के बारे में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट कर लिया है और अब आइए हम जानते हैं पोएट के बारे में। जो पोएट का नाम है थॉमस स्टोन्स इलियट, इन्हीं को शॉर्ट में कहते हैं टी.एस. इलियट। इनका जन्म हुआ था 26 सितंबर 1888 को सेंट लुइस मिसौरी यूएसए। सेंट लुइस एक शहर का नाम है, मिसौरी एक स्टेट का नाम है और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक स्टेट मिसौरी में एक जगह है सेंट लुइस, वहीं पर 26 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। और आगे चल के ये सेटल्ड इन इंग्लैंड, और आगे चल के ये इंग्लैंड गए और वहीं जाकर बस गए। और इसके बाद में डाइड ऑन 4 जनवरी 1965 लंदन इंग्लैंड। और जब ये जाके लंदन में बस गए तो निश्चित तौर पर इनकी डेथ भी लंदन में ही हुई होगी। और वो टाइम है, वो डेट है 4 जनवरी 1965, यानी कि 4 जनवरी 1965 को लंदन इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हो गई। और आइए आगे देखते हैं। अ क्लासिसिस्ट इन लिटरेचर, लिटरेचर के मामले में ये क्लासिसिस्ट थे। एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन, धर्म इनका एंग्लो कैथोलिक था। रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में ये एक रॉयलिस्ट थे। दैट मीन्स कि रॉयलिस्ट जो राजतंत्र में विश्वास करता हो, यानी कि राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसके बाद फिर राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये लोकतंत्र जैसा भी हमारे पास डेमोक्रेसी है, ये वाला शासन नहीं, बल्कि गवर्नेंस की वो प्रणाली जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा, जिसको राजतंत्र कहते, तो वो उसके समर्थक थे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक थे। अ डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामेटिस्ट, अ डिस्टिंग्विश्ड दैट मीन्स कि उत्कृष्ट, उच्च कोटि के, प्रख्यात, विख्यात, क्रिटिक आलोचक, आलोचना करने वाले, कमियों को निकालने वाले, एंड ड्रामेटिस्ट एक नाटककार। रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। इनको लिटरेचर के क्षेत्र में जो इन्होंने वर्क्स थे, इनके जो कुछ भी इनकी रचनाएं थी, जो कुछ भी इन्होंने किताब, जो भी इन्होंने पोएम्स लिखे थे, उन सब के लिए इनको 1948 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था। और जब किताब की बात हो ही रही है, लिटरेचर की बात हो ही रही है, तो आइए देख लेते हैं कि इनके बेस्ट रन पोएम्स कौन कौन से हैं, इनके वर्क्स क्या क्या है। द वेस्टलैंड, एस वेंसडे, 4 क्वार्टेट्स, ये 3 तो आपकी बुक में दिया गया है। और इसके बाद एक बहुत ही जो प्रचलित इनका एक बुक है वो है मर्डर इन कैथेड्रल। ये 4 आपको ध्यान में रखना है, द वेस्टलैंड, एस वेंसडे, 4 क्वार्टेट्स, मर्डर इन कैथेड्रल। नेक्स्ट, एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन, पोएट कवि और स्पोक्समैन, स्पोक्समैन बोलते हैं वक्ता को, रिप्रेजेंट्स प्रस्तुत करते हैं क्या, द इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, सोशल सामाजिक रूप से, एंड फिलोसफिकल दार्शनिक दैट मीन्स जीवन संबंधी, मूड्स मनोदशा ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में लोगों की इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, सोशल यानी सामाजिक, एंड फिलोसफिकल यानी कि दार्शनिक मनोदशा क्या थी, इसको वो रिप्रेजेंट करते हैं एज अ पोएट एंड स्पोक्समैन। अब एक बात यहाँ पर और भी ध्यान देने वाली है कि वो पोएट होने के साथ साथ क्या थे, वो एक पोएट थे, ग्रेटेस्ट पोएट्स। पोएट होने के साथ साथ वो एक क्रिटिक थे, ड्रामेटिस्ट थे। पोएट कवि, क्रिटिक आलोचक, ड्रामेटिस्ट नाटककार, एंड एट लास्ट स्पोक्समैन। स्पोक्समैन दैट मीन्स कि वक्ता या प्रवक्ता आप कह सकते हैं इसको। और आगे आगे की बात हम देखते हैं अबाउट द पोएम, पोएम के बारे में। ये लिया कहाँ गया है, तो एक कलेक्शन है इनका, टेकन फ्रॉम ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। तो
इनके कलेक्शन का नाम है, जहाँ से लिया गया है ये पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, वो है ओल्ड पॉसम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ध्यान रखेंगे आप इस चीज़ को। नेक्स्ट है मेड इनटू अ वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वीबर। और इसको एक सक्सेसफुल म्यूजिक का जो रूप दिया गया, एक कंपोज किया गया म्यूजिक के रूप में, वो एक बहुत ही ग्रेट कंपोजर, एक महान कंपोजर जो संगीत को, जो गाने को कंपोज करते हैं, जो उसको म्यूजिक देते हैं, नाम था सर एंड्रयू लॉयड वीबर। तो इनके द्वारा इस पोएम को म्यूजिक का फॉर्म दिया गया था। और आगे लाइट पोएम इन द मॉक हेरोइक वेन। लाइट पोएम एक छोटी सी कविता है, एक आसान सी कविता है, इन द मॉक हेरोइक वेन। मॉक हेरोइक वेन, सबसे पहले समझिए कि ये हेरोइक वेन क्या होता है। हेरोइक मतलब होता है वीर रस, यानी कि वीरता की, और मॉक हीरोइक मतलब वो नकली वीरता की। जैसे कि यहाँ पर बात हुई मैकेविटी के बारे में, मैकेविटी के बारे में बताया जा रहा है कि वो वीर है, इतना वीर कि उसके पीछे पूरी स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस पड़ी हुई है, लेकिन मैकेविटी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ऐसा वीर है, लेकिन असली वीरता की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। असली वीरता की बात तब हम करते हैं जब कोई देश प्रेम की कविता हो, वहाँ पर किसी ने देश के लिए कोई लड़ाई लड़ी हो, कोई वीरता की, कोई बहादुरी की बात हो रही हो, तो उसको कहते हैं हीरोइक। और मॉक हीरोइक नकली। एक लाइट पोएम है ये, एक आसान सी कविता है, छोटी सी कविता है, और ये मॉक हीरोइक वेन में है। तो आज इसी के साथ अब आपका एक्सप्लेनेशन और साथ ही साथ पोइट के बारे में जो हमें जानना था वो सब चीज़ें भी हमने जान लिया। अब बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इसको 1 से 2 बार देखें, ताकि मुझे जैसा कि उम्मीद है कि आप एक बार देखेंगे तो एक बार में भी ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। बट फिर भी आप रिवीजन इसको 1 से 2 बार ज़रूर करें, ताकि क्लैरिटी में कहीं कोई कमी ना रह जाए। फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करके पूछें, और आपका सवालों का जवाब देकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच कि आप अंत तक बने रहे। आप सभी को ढेर सारा प्यार।